प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के भूगोल विषय के पाठ पृथ्वी की गतियां के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा प्रसारित डिजी साथ कार्यक्रम में क्लास 6 के चैप्टर 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में पृथ्वी की गतियां के बारे में जानेंगे। पृथ्वी में 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो इन गतियों के बारे में जानेंगे, घूर्णन, रोटेशन और परिक्रमण, रिवोल्यूशन के बारे में। और साथ में हम लोग लीप वर्ष की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग एक बार पीछे की कक्षाओं में पढ़े गए अक्षांश लैटीट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है। इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा के रूप में पढ़ चुके हैं। अक्षांश रेखा, और ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रही है, यह देशांतर रेखा है। अर्थात अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है और देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं। यहाँ याद कर लेना है कि यह अक्षांश रेखा 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा इक्वेटर कहते हैं, और उत्तर की ओर 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्योंकि पृथ्वी की गतियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, और प्रमुख अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा है। तो अब आइए हम लोग पृथ्वी की गति को देखते हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति को। घूर्णन गति रोटेशन और परिक्रमण गति रिवोल्यूशन। तो यह हमारी पृथ्वी का एक मॉडल ग्लोब है। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, अपने कील पर भी घूमती है
और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो अपने कील पर घूम रही है और सूर्य के चारों ओर, इसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे ही घूर्णन और परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी को देख रहे हैं और इस चित्र को देखिए। ये जैसे अपने कील पर सीधे ऐसे न होकर झुकी हुई है, इस तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि यह पृथ्वी की कील झुकी हुई है, अर्थात सीधी नहीं है। तो पृथ्वी के अपने कील पर झुके होने के कारण, पृथ्वी के अपने कील पर घूमने के कारण और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के अपने कील पर घूमना घूर्णन कहलाता है और इसके कारण ही दिन और रात होता है। पृथ्वी अपने कील पर झुकी हुई है और यह झुकाव 23.5 डिग्री का है। तो इस झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर सभी स्थानों पर दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होता है, दिन और रात छोटा बड़ा होते रहता है। तो झुकाव के कारण क्या हो रहा है? दिन और रात छोटा बड़ा हो रहा है। फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहती है और परिक्रमा करने के कारण क्या होता है? तो परिक्रमा करने के कारण मौसम में अर्थात ऋतु में परिवर्तन होता है। कभी जाड़े की ऋतु, कभी गर्मी की ऋतु आते और जाते रहता है, बारी बारी से परिवर्तन होते रहता है। अर्थात घूर्णन के कारण दिन और रात होने की घटना घटती है, परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, हम लोग उसका एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं, कभी जाड़ा कभी गर्मी। और झुकाव के कारण, अपने कील पर झुकाव के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। हम लोग अनुभव करते हैं, बच्चों आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि जब गर्मी का दिन आता है तब हम लोग सूर्य दिन बड़ा होने के कारण देर शाम तक घूमते हैं, 6 बजे तक अंधेरा नहीं होता है और खेलते रहते हैं आप लोग। जाड़े के दिन में आपको खेलने का मौका ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो आपको लगता होगा कि ये शाम जल्दी कैसे हो गई। तो ये दिन और रात छोटा बड़ा होने के कारण होता है और इसका कारण है पृथ्वी का अपने कील पर घूमना, घूर्णन करना। यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये पृथ्वी इस तरह से सीधे नहीं है। पृथ्वी का कील, जैसा कि अभी ग्लोब में देख रहे थे, सीधा न होकर इस तरह से झुकी हुई है। तो पृथ्वी का एक कील अगर सीधा रहता, ये जो सीधी लाइन है इसे कहते हैं अक्षीय समतल यानी एक्सियल प्लेन। तो यह एक्सियल प्लेन है, लेकिन पृथ्वी का सीधा ना होना बल्कि वह ये अपने एक्सियल प्लेन से झुकी हुई है। और यह झुकाव यहाँ देख रहे हैं 23.5 डिग्री का है, यानी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहाँ न होकर यहाँ है नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव उस झुकाव के कारण यहाँ न होकर यहाँ है। तो इस तरह से यह 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अक्ष पर कितने डिग्री की कोण बनाती है? 23.5 डिग्री की कोण बनाती है, 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। लेकिन अगर पूछा जाएगा, यहाँ देखिए ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, ऑर्बिटल प्लेन है, तो इस कक्षीय समतल से पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बना रही है, यानी कितने डिग्री के कोण
तक झुक रही है, तो चूंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है और 23.5 डिग्री अपने अक्ष से कोण बना रही है, झुकी हुई है, तो अपने कक्षीय समतल से यह 66.5 डिग्री पर है। अर्थात 23.5 और 66.5 टोटल 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ ध्यान रखना होगा, कभी पूछ दिया जाता है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री पर झुकी है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 66.5 डिग्री। तो ये दोनों अलग अलग है और इसको ध्यान से जानना होगा, ध्यान देना होगा इस पर। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है और यही हम लोग इस ग्लोब में देख रहे थे कि पृथ्वी झुकी हुई है। और झुकी हुई है तो कितने डिग्री पर, देखिए ये पृथ्वी है, सीधा रख रहे हैं और ये झुकाव सीधा दिखाई दे रहा है, तो यह सीधा ना होकर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री पर झुकी होने का कारण क्या हो रहा है, तो इसके कारण दिन छोटा और बड़ा हो रहा है। इसको हम लोग दूसरे चित्र में देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि अगर इस दिशा में सूर्य है, सन है, तो सूर्य, पृथ्वी चूंकि गोला है, पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है और आधे भाग पर नहीं पड़ रहा है। और चूंकि पृथ्वी हमारी झुकी है तो यह उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। और पृथ्वी अपने कील पर इस तरह से नाच रही है, घूम रही है लट्टू की तरह। जब इस तरह से घूम रही है और सूर्य यहाँ है और आधे भाग में प्रकाश है, दिन है, और आधे भाग में रात है, तो ये चाहे जितना भी घूमे, यह भाग हमेशा प्रकाश में रहेगा और यह हमेशा अंधकार में रहेगा। लेकिन यह कब होगा कि उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहेगा और दक्षिणी ध्रुव हमेशा अंधकार में रहेगा। जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होगा, तब यह स्थिति होगी कि हमेशा उत्तरी ध्रुव प्रकाश में रहेगा और दक्षिणी ध्रुव अंधकार में। लेकिन जब पृथ्वी की स्थिति उल्टी हो जाएगी, अर्थात सूर्य का इस तरह हो जाता है इस तरफ, तब दक्षिणी गोलार्ध ध्रुव सूर्य के सामने आएगा, तब दक्षिणी ध्रुव हमेशा प्रकाश में आ जाएगा और उत्तरी ध्रुव अंधकार में। यानी कि साल भर में 6 महीने ऐसी स्थिति होती है कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुका रहता है, तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का रात। और जब दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिणी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होगा, तब स्थिति उलट जाती है और दक्षिणी गोलार्ध का भाग में दिन बड़ा होगा और दक्षिणी ध्रुव 6 महीने तक प्रकाश में रहेगा। यानी दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं यह पृथ्वी का एक रूप है और जब सूर्य की किरणें इधर से पड़ रही है तो आधे भाग में प्रकाश है, दिन है, और आधे भाग में अंधकार रहेगा। लेकिन जब सूर्य की किरणें इधर से पड़ने लगेगी, तब आधे भाग में इधर प्रकाश हो जाएगा और जिधर अंधेरा था उधर प्रकाश और जिधर प्रकाश था उधर अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह से दिन और रात यानी पृथ्वी पर अलग अलग समय में होते रहता है। अब यहाँ हम लोग यह देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव पर तो 6 महीने का दिन और रात हो गया, दक्षिणी ध्रुव पर भी हो गया। विषुवत पर क्या होता है? तो विषुवत पर चाहे सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध आए या दक्षिणी गोलार्ध आए, ये जब घूमते रहती है तो पृथ्वी का बीच वाला भाग यानी विषुवत वाला भाग हमेशा सामने रहता है। और सामने रहने का परिणाम यह होगा कि
विषुवत वृत्त पर सालों भर दिन और रात बराबर होगा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। लेकिन जैसे जैसे विषुवत वृत्त से उत्तर जाएंगे, दिन और रात की अवधि में अंतर आता जाएगा और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा। उसी तरह से अगर दक्षिण की ओर आते हैं तो दिन और रात की अवधि में अंतर होगा और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होगा। सूर्य की स्थिति कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर में होता है और मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, इसी के बीच रहता है। और आपको पता है, अगर नहीं है तो जानना चाहिए या सुने होंगे कि नॉर्वे को आधी रात का सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को मिडनाइट कंट्री कहते हैं। तो क्या वहाँ आधी रात को सूर्योदय होता है? नहीं। नॉर्वे विश्व के मानचित्र पर, ग्लोब पर यूरोप का एक देश है और यहाँ स्थित है। यानी विषुवत वृत्त जहाँ सालों भर दिन रात बराबर होता है, उससे बहुत दूर उत्तर की ओर और ये 66.5 डिग्री की रेखा गुजरती है, जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्किल। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण जाते हैं तो दिन और रात की लंबाई में अंतर होते जाता है। तो जैसे जैसे उत्तर जा रहे हैं, जब सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है तो दिन की अवधि बड़ी होती जाएगी और रातें छोटी होती जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उत्तर जा रहे हैं, दिन बड़ा होते जा रहा है, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा, और आर्कटिक वृत्त पर आते आते यह अवधि हो जाती है 24 घंटे की। अर्थात आर्कटिक वृत्त पर जब सूर्य उत्तर की ओर है, यानी पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने है, तो एक स्थान ऐसा आता है जो आर्कटिक वृत्त है, दिन की लंबाई 24 घंटे की हो जाती है, यानी रात यहाँ नहीं होती है। और ठीक 66.5 डिग्री पर उसी समय अर्थात अंटार्कटिक सर्किल पर 24 घंटे की रात हो जाती है। तो चूंकि नॉर्वे इसी आर्कटिक सर्किल पर स्थित है और आर्कटिक सर्किल पर 24 घंटे का दिन होता है, तो नॉर्वे में भी 24 घंटे का दिन हो जाता है, यानी उस समय वहाँ रात नहीं होती है, जिसके कारण इसे आधी रात की सूर्य का देश मिडनाइट कंट्री कहते हैं। और जब 66.5 से और आगे जाएंगे तो दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी और ध्रुव पर जाते जाते हमेशा प्रकाश में रहेगा और 24 घंटे वाला बढ़कर यहाँ आते आते 6 महीने का दिन और यहाँ दक्षिणी में उस समय 6 महीने की रात हो जाती है। तो इस तरह से पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण दिन और रात होता है और यह अपने कील पर, एक्सिस पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। यानी एक दिन 24 घंटे का होता है। इसीलिए पृथ्वी के इस घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं। अब यहाँ एक रेखा दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं। यह रेखा, इसमें इस रेखा के इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है। तो इस रेखा को जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है दिन और रात के आधार पर, अर्थात जैसे यहाँ देखते हैं, यह रेखा इधर अंधेरा है और अगर इधर प्रकाश है तो 2 भागों में बांटने वाली रेखा, उसको प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेटेड सर्किल कहते हैं। यानी प्रदीप्त वृत्त क्या है? वह वृत्त है जो पृथ्वी को दिन और रात के आधार पर 2 भागों में बांटती है। उस रेखा की एक तरफ रात और एक तरफ दिन है, तो उसे कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। अब पृथ्वी के झुकाव के कारण हम लोग देख चुके हैं कि दिन और रात छोटा और बड़ा होता है
और कैसे छोटा बड़ा होते जाता है इसको भी देखें कि जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण जाते हैं इसकी अवधि में अंतर होता चला जाता है। तो यह है हमारा घूर्णन गति, रोटेशन। अब हम लोग देखेंगे रिवोल्यूशन के बारे में। परिक्रमण गति में, रिवोल्यूशन में, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। अब सूर्य के चारों ओर क्यों पृथ्वी चक्कर लगा रही है? तो इसका कारण है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण गति। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यह चक्कर लगाती है। अब सूर्य है, सन है और यह पृथ्वी है। ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस 365 दिन में कभी दूरी बढ़ रही है और कभी दूरी घट रही है। यानी सूर्य से दूरी कभी बढ़ती है और कभी घटती है। इसका परिणाम यह होता है कि 3 जनवरी को सबसे अधिक दूर हो सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक हो जाती है और 4 जुलाई को दूरी सबसे कम हो जाती है। दूरी के घटने और बढ़ने के कारण अपसौर और उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। अपसौर सबसे अधिक दूरी को कहते हैं और उपसौर सबसे कम दूरी को कहते हैं। औसत दूरी सूर्य से पृथ्वी की 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर है। अब बढ़ने और घटने के कारण क्या क्या होता है? तो अभी हम लोग देख रहे थे कि यह पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी होने के कारण सूर्य के सामने पृथ्वी का 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का भाग ही सामने आता और जाता है। तो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा तक, इसके बीच सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 2 बार सीधी पड़ती है। 2 बार यानी कि एक बार जाने में और एक बार आने में, और विषुवत रेखा पर सालों भर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण अभी हम लोग देख रहे थे विषुवत रेखा पर दिन और रात सालों भर बराबर होता है। अब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिकतम दूरी पर रहता है, जिसे दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं, मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे दक्षिण तक, जहाँ तक वह जा सकता है वहाँ तक रहता है, यानी मकर रेखा पर। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष उत्तर की ओर होने लगती है, यानी सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो वह 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत पहुंच जाता है, यानी उत्तरायण होकर लंबवत विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है 21 मार्च को, जिसे बसंत विषुव कहते हैं। विषुव यानी इक्विनॉक्स, विषुव को अभी हम लोग देखेंगे। 21 मार्च को ये स्थिति हुई। फिर 21 जून को सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तर तक पहुंच गया, यानी सबसे उत्तर जहां तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ सकती है। 21 जून तक, जिसे उत्तर अयनांत या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि यही कर्क रेखा है। और फिर उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है 21 जून के बाद से। तो दक्षिणायन होने में वह 23 सितंबर को फिर वह विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। तो अगर इसको इस तरह से देखें,
0 डिग्री है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। यानी सूर्य की स्थिति इसी के बीच है। यानी पृथ्वी का यही भाग सूर्य के आमने सामने होते रहता है, जिसके कारण इस भाग में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अभी हम लोग देख रहे थे कि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति यहाँ है मकर रेखा पर, और 22 दिसंबर के बाद यह 21 मार्च को पहुँच गया विषुवत रेखा पर, और 21 मार्च के बाद 21 जून को पहुँच गया कर्क रेखा पर, और फिर 21 जून से दक्षिणायन होने लगा, फिर पहुँच गया 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, और 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर को फिर कहाँ पहुँच गया, मकर रेखा पर। तो 22 दिसंबर से 22 दिसंबर तक यानी एक साल के अंदर यह कर्क रेखा से मकर रेखा पर सीधी किरणें सूर्य की पड़ रही है। एक बार गया और एक बार आया यह भाग, यानी 2 बार सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में सीधी पड़ रही है। तो यह सूर्य की स्थिति है। क्यों है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी झुकी है और घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है। तो ये परिक्रमण कर रही है, और परिक्रमण चूंकि गोल पथ पर नहीं कर रही है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर कर रही है, एलिप्टिकल पाथ पर कर रही है, इसीलिए दूरी बढ़ और घट रही है। तो इस तरह से परिक्रमण के कारण दिन की अवधि छोटी और बड़ी हो रही है। तो अब यहाँ एक शब्द आया है विषुव। तो इस विषुव इक्विनॉक्स को देखते हैं एक क्या होता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर है, और 21 जून को कर्क रेखा पर है, और 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर है। एक बार आने के क्रम में और एक बार जाने के क्रम में। 21 मार्च और 23 सितंबर को कहाँ है? विषुवत रेखा पर, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच है ना, उत्तर है ना दक्षिण है। और यह भाग जब बीचों बीच है तो इस 2 तिथि को 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। यानी पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। इसीलिए इसे विषुव इक्विनॉक्स कहते हैं। यानी इक्विनॉक्स क्या है, विषुव क्या है? वह तिथि जब पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, और वह तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो अभी हम लोग ये देखें कि परिक्रमण कर रही है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, और यह परिक्रमण कितने समय में कर रही है? तो 365 दिन में। लेकिन वास्तव में 365 दिन में नहीं करती है। परिक्रमण की अवधि 365 दिन और 6 घंटे का है। 365 दिन और 6 घंटे का। तो 365 दिन को हम लोग सामान्यतः एक वर्ष मानते हैं। यानी 365 दिन एक वर्ष में पृथ्वी परिक्रमण पूरा करती है, एक चक्कर लगाती है। और जब एक चक्कर लगाती है एक वर्ष में 365 दिन में, इसलिए परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। अब हम लोग 365 दिन को एक साल मान लिए, 6 घंटा हमारा बच गया। अब 6 घंटा एक साल बचा पहले साल, दूसरे साल भी एक चक्कर लगाया तो 6 घंटा बचा हमारा। इस तरह से तीसरे साल भी 6 घंटा बच गया, और चौथे साल भी 6 घंटा बच गया। तो ये 4 साल में हमारा कितना बचा? 24 घंटा बच गया। और 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। अर्थात प्रत्येक 4 साल के बाद एक दिन हमारा बढ़ गया। यानी कि प्रत्येक 4 साल के बाद वर्ष 365 दिन का न होकर
66 दिन का कर देते हैं और 6-6 घंटे का जो बढ़ा हुआ समय है उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो जिस वर्ष 366 दिन का वर्ष होता है उसे अधिवर्ष लीप ईयर कहा जाता है, और वह होता है प्रत्येक चौथे साल, क्योंकि प्रत्येक चौथे साल 6-6 घंटा बढ़कर एक दिन बढ़ जाता है। तो लेकिन एक दिन बढ़ेगा उसे किस महीने में जोड़ देंगे? तो ये नियम बना दिया गया है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी जो 28 दिन का महीना होता है उसे 29 दिन का बना दिया जाता है, कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ यह भी समझ लेना जरूरी है कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष होगा, किस में जोड़ेंगे? तो जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे ही लीप वर्ष, लीप ईयर, अधिवर्ष कहेंगे। इस तरह से हम लोग इसमें पृथ्वी की गति को और उससे संबंधित तथ्य को देखें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।